हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो ये कुंडली विश्लेषण है, इसको मैं सॉफ्टवेयर पे इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डेप्थ की चीज़ों को पूछा गया है, तो उसको समझाने के लिए बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत आज पड़ेगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। जो लोग एक्चुअल में समझना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, वो लोग इस वीडियो को देखें, नहीं तो बाकियों को तो काफ़ी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि बिल्कुल अलग ही नई नई चीज़ें हो रही हैं, तो वो शायद समन्वय नहीं बिठा पाएंगे इस वीडियो में। देखिए, ये जो कुंडली है, ये शुरू हो रही है 5 नंबर से, है ना। देखने से ऐसा लगता है कि ये कुंडली तो सिंह लगन की है, जो कि बिल्कुल है, देखने से लगता नहीं है भी। लेकिन यहाँ पे लग्नेश जो है उसको सूर्य नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। सूर्य तो ये बताएगा कि आपकी हेल्थ कैसी रह सकती है, जबकि आपकी सोचने का जो ढंग है उसको अगर कोई ग्रह बताएगा तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर 5 डिग्री लियो, दैट इज मघा। मघा का मतलब हो गया कि जातक जातिका जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है केतु के साथ, ठीक है। पहली चीज कि फॉर्मेशन जो आ गई वो तो आ गई केतु के साथ। केतु के साथ अगर फॉर्मेशन आई है तो जातिका जो होंगी वो बहुत ही डेप्थ तक चीज़ों को खोजने वाली होंगी। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने जनरल विपिन रावत जी की कुंडली को बनाते वक्त कहा था कि अगर लगन के अंदर भी केतु है तो इंसान अपने लिए एक पद बना लेता है। कहीं ना कहीं यहाँ भी कुछ ऐसा ही इस इंसान की जिंदगी के साथ भी होना है। केतु जो है वो लग्नेश होकर कनेक्ट हुए हैं 11th हाउस से। 11th हाउस का मतलब है कि लाभ के लिए इंसान का जन्म हुआ है, या तो वो इनसे व्यापार करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो राशि है ये बुध की है और भाव भी क्या है, 11वां, जहां पे कि काफी अच्छे से धन आ सके। केतु के साथ परेशानी क्या है, केतु में एक भावना होती है त्याग की, इसीलिए केतु जो है वो उस चीजों को इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाता जो कि चीजें एक आम इंसान पकड़ना चाहता है। यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें देखना है वो ये कि केतु जो है वो है 0 डिग्री पे मृगशिरा नक्षत्र में मंगल के हवाले, ठीक है, कोई बात नहीं उससे तो। लेकिन शनि जो है वो 4 डिग्री के मौजूद हैं और वो भी मृगशिरा नक्षत्र में है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जातिका के ऊपर केतु, उनके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर शनि का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव है। शनि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शनि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6th हाउस को। 6th हाउस का मतलब होता है कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक। दूसरा 7th हाउस को, 7th हाउस जो है वो होता है साथ में लेकर चलने की कोशिश। लेकिन शनि जो है वो, क्योंकि रिलेशंस का प्लैनेट नहीं है, वो रियलिटी ऑफ द लाइफ, प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लाइफ का प्लैनेट है, तो वो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांगली माइंड को एक सपोर्ट देगा फॉर जॉब एंड बिजनेस, ठीक है। तो एक समय तक जो जातक है उनको जॉब करनी है, आगे जाके उनको एक पद प्राप्ति किसी तरीके से होनी है, एक उनका खुद का स्टेटस उनको राइज करना है। जैसे ही ये कुंडली खुली, सबसे पहली चीज क्या देखने में आती है, पहले वो देखिए। सबसे पहली चीज देखने में आई वो ये कि मंगल जो है वो 10th से कनेक्ट है। आप इस बात को लिख के रख सकते हो कि अगर 10th से मंगल कनेक्ट होता है तो वो जातक जातिका को जिंदगी में कोई एक ऐसा पॉइंट लाके देता है जहां पे कि उनको खुद में खड़ा होना पड़ता है। द ग्रेट एग्जाम्पल इज जो आपके हैरी पॉटर की राइटर हैं उनके आप देख सकते हो, क्योंकि मंगल जब भी 10वें में कनेक्ट होगा तो वहां पे वो दिशा बली होगा, वो अपॉर्चुनिटीज को भी बनाएगा। तो कहीं ना कहीं कुंडली इस बात का इशारा करती है कि इनको खुद का एक अपना सेटअप, अपना एक स्टार्टअप कहीं ना कहीं जिंदगी करवाने वाली है। अब हम देखें बाकी ग्रहों का हाल और फिर चलेंगे सवालों के जवाब के ऊपर। तो पहली चीज तो ये देख लेते हैं कि गुरु और बुध ये दोनों के दोनों बैठ गए हैं 7th हाउस में। गुरु और बुध का 7th हाउस में बैठना कोई बुरा तो नहीं है, लेकिन बात क्या होगी कि इनका दिशा बल शून्य हो जाएगा, क्योंकि गुरु और बुध जो है वो दिशा बली होते हैं लगन के अंदर। यानी कि एजुकेशन और विजडम की जो अपॉर्चुनिटीज बननी चाहिए, वो काबिलियत इंसान के अंदर होने के बाद भी वो उस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट नहीं कर पा रहा। इस बात को समझिए, दिशा बल नहीं होने का मतलब है अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट ना कर पाना। ये मतलब नहीं कि इंसान में काबिलियत नहीं है, इंसान में काफी अच्छी काबिलियत है, क्योंकि हम देख सकते हैं दोनों ही एजुकेशन के प्लैनेट्स हैं।
एक है जुपिटर जो कि 8 डिग्री पे बैठे हैं, नक्षत्र है राहु का। दूसरा जो है वो बुध है जो कि धनिष्ठा में बैठे हैं। तो चल क्या रहा है, इंसान के पास बहुत अच्छा ज्ञान होगा, विजडम होगी, जुपिटर होगा, और उस विजडम को यूज करने के लिए उसके जस्ट पीछे मरकरी है, एनालिटिकल माइंड है। तो कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है, और दोनों की दृष्टि लगन भाव के ऊपर भी है। ठीक है। और सूर्य का यहाँ पे बैठ जाना ये थोड़ा सा खराब कहूंगा, मैं खराब इसलिए कहूंगा क्योंकि हेल्थ को थोड़ा सा ये खराब कर सकता है। सूर्य का यहाँ पर आना बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थोड़ी बहुत या आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, उससे हमें संभलना होगा। लेकिन इसका दूसरा मायना भी समझें कि सूर्य जब अष्टम में बैठता है तो ऐसा जातक या ऐसी जातिकाओं के अंदर कहीं ना कहीं एक नेचुरल एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी आता है, क्योंकि जहाँ पे सूर्य बैठता है वहाँ पे वो प्रकाश कर देता है। ये चीज यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है। अब बात करें कि शुक्र की। शुक्र जो है इस कुंडली में वो तीसरे भाव के पराक्रम का भी स्वामी है और साथ साथ प्रोफेशन का भी स्वामी है, और वो छठे घर में बैठे हैं। तो यहाँ पे इनका छठे घर में बैठना जो है वो अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये आपको सर्विस के लिए हाई पोस्ट सर्विसेज की तरफ मूव कराता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो कुंडली अभी ऊपर से दिख रही है, अभी अपन इसी को देख रहे हैं। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा जो बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं पंचम भाव में, और पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा है तो जातक का मन जो है पढ़ाई में ज़्यादा लग सकता है, या बच्चों में उनका ज़्यादा मन लग सकता है। चंद्रमा जो है वो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है जो कि शुक्र के हवाले है, और कहीं ना कहीं शुक्र का नक्षत्र जो है वो देखें तो शुक्र कनेक्ट कहाँ पर है, पराक्रम थर्ड हाउस और 10th हाउस के साथ। इस कारण से मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की जिज्ञासा बरकरार रहेगी। मंगल की दृष्टि भी है आपके चंद्रमा के ऊपर, तो उत्साह की भी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, थोड़ी सी रिलेशंस खराब होंगे। किनसे? मदर से। क्यों खराब होंगे इसको भी समझ लीजिए। ये इसलिए खराब होंगे क्योंकि चंद्रमा जो कि माँ का कारक ग्रह है वो राहु केतु एक्सिस में भी आ रहा है, और शनि से और मंगल जैसे दो पापी ग्रहों से दृष्ट भी हो जा रहा है। और जो चौथा भाव है, मंगल भले वहां का स्वामी है लेकिन पृथकतावादी ग्रह होकर उसकी दृष्टि जो है अपने भाव पर फिर भी रहेगी। तो इंसान को अपने बर्थ प्लेस से दूर हटके राइज करना है, यहां तक तो कुंडली ऊपर से इशारा करती है। एक बार किस्मत की कुंडली को देखें। किस्मत की कुंडली में असेंडेंट जो बन रहा है नवमांश का, वो बन रहा है आपका 2 नंबर से, और 2 नंबर का मतलब है कि किस्मत भी कहीं ना कहीं आपको स्टेटस के साथ ही जोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। ठीक है। अब यहाँ पे जाके खेल क्या है वो बदल गया। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड कौन था? केतु। वो कनेक्ट था यहाँ पे शनि के साथ, लेकिन किस्मत की तरफ वो इशारा देखिए कि केतु कनेक्ट हो रहा है चंद्रमा के साथ किस्मत में। ठीक है। और शनि और बुध जो है वो आ रहे हैं चौथे घर के अंदर। जब मैं आपके लगन के तुल्य इस कुंडली को कर देता हूं तब, अगर इस कुंडली को ध्यान से समझें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका केतु जो है वो कनेक्ट किससे हुआ है? 12th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा के साथ, और 3rd हाउस में हुआ है। दूसरी बात है कि जो आपका सूर्य है वो कहाँ चला गया है? अब वो चला गया है आपका 12th हाउस में। तो दो चीजें हो सकती थी, आफ्टर मैरिज या तो स्ट्रेस आ जाएगा, या तो फिर हम ये भी कह सकते थे कि कहीं ना कहीं 36 साल की उम्र होने के बाद, क्योंकि हम मानते हैं कि नवमांश जो है वो 35-36 में या आफ्टर मैरिज एक्टिव हो जाता है। उसके बाद जातिका को अपना जो बर्थ प्लेस है उससे काफी दूर जाके अपने राइज को लिखना था, क्योंकि एक तो ये 3rd हाउस में कनेक्ट हुआ है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। दूसरी बात ये है कि चंद्रमा के साथ कनेक्ट है जो कि 12th हाउस से जुड़ रहा है। तो ऐसे में विदेश या फिर अपने जो जन्म स्थल है वहां से दूर जाके राइज होना इस किस्मत का एक हिस्सा था। अब चलते हैं जो अभी हो रहा है उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। ठीक है। अभी जो हो रहा है वो चल रही है आपके ऊपर राहु की दशा। देखिए, दशा में चलते हैं हम लोग, है ना। आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपका जो राहु का अष्टक वर्ग टेबल बनाया है वो मैं आपको सेंड कर पाऊंगा, वो सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होता है इसीलिए। तो राहु की दशा आप पे चल रही है, ये तो चल रही थी 2005 से, और ये चल रही है आपकी 2023 तक। ठीक है। इसके अंदर हम देखें तो आपने जो पीरियड्स को मेंशन किया है वो पीरियड एक्चुअल में 7.5 का पीरियड था। ठीक है। मैं 7.5 पे भी आऊंगा थोड़ी देर में, पहले मैं राहु को एक बार कनेक्ट करा दूं आपको पूरी तरीके से। इस समय का जो राहु है वो आपका चल रहा है 10th भाव के ऊपर से। 10th भाव में जो राहु चल रहा है वहां पे उसको समर्थन हासिल है 4 ग्रहों का, शनि, बुध, सूर्य और गुरु। शनि को देखें तो कहीं ना कहीं पद प्राप्ति 7th हाउस, सर्विस 6th हाउस। दूसरी तरफ सूर्य को देखें तो आपकी पर्सनैलिटी
गुरु को देखें तो आपका ज्ञान, लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड भी है गुरु, तो राहु इस चीज के लिए थोड़ा सा परेशान भी करेगा। और बुध जो है वो लाभ स्थान का स्वामी है इस कुंडली में और धन स्थान का स्वामी है। इसीलिए अप्रैल तक, जब तक ये राहु आपका चल रहा है कहां से, 10th हाउस से, तो वो आपको किसी बड़े पद प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए फोर्स करेगा। ये चीज तो राहु की दशा से नजर आती है। राहु की महादशा में जो अंतरदशा हम देख रहे हैं इस समय, वह अंतरदशा को समझिए, वह अंतरदशा है चंद्रमा की। ठीक है, चंद्रमा इस कुंडली में कहाँ का स्वामी है, 12वें घर का स्वामी है, इसीलिए मेंटल स्ट्रेस अभी वो देगा ही देगा, ये बात भी है। अब इसको प्लस पॉइंट में देखा जाए कि मेरी को दशा तो ऐसी चल रही है जो राइज देना चाहती है लेकिन मेंटल स्ट्रेस भी देती है, तो आप खुद से कुछ राइटिंग वर्क्स या किसी तरीके से छोटा मोटा ही सही अपना एक बिजनेस को आगे फोर्सफुली स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के जो भी आप काम हैं उनको आप कर सकते हो, या फिर क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस जो हैं ये मंगल, अग्नि तत्व और शुक्र की राशि के साथ बन रहा है, तो फूड वाले चीजों के साथ भी शायद कनेक्ट हुआ जा सकता है। आप इसमें हम D10 में आके इसको और बारीकी से देखेंगे। अभी हम ऊपरी तरह से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिंदगी आपको फोर्स कर रही है खुद का एक स्टैंड लेने की, खुद के लिए खड़े होने की, कुंडली कुछ ऐसा इशारा करती है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये कि 7.5 भी चल रही है। 7.5 भी मैं इसी कुंडली के जरिए सभी को समझा देता हूँ। 7.5 जब चल रही है तो शनि जो है वो जब 8 नंबर की राशि में प्रवेश हुए थे तब से कहानी शुरू हुई थी। ठीक है, ये पीरियड तकरीबन अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से जनवरी 2020 यहाँ पर हमने निकाला है। इससे 2.5 साल पहले अगर हम करें तो 20 का 2.5 साल मतलब 18, 17, 18 यहाँ पे था, और 17, 14 और 17 के आसपास कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको चौथे घर के आसपास शनि मिल चुके थे। जो पीरियड हम देखें अगर शनि को ट्रांजिट में लेकर आने के लिए, तो एक बार हम ट्रांजिट्स को लगा के देखते हैं। 2015 शनि जो है वो इस समय आप देखिए आपके 8 नंबर यहाँ पे आपको आ चुके थे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो आपका 7.5 का फैक्टर था वो 2015 के आसपास तक तो शुरू हो चुका था। ठीक है, अब इस कुंडली में हमें 7.5 को रीड करना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देख लीजिए, पहले 7.5 का फैक्टर है मतलब शनि का फैक्टर है, शनि का फैक्टर है तो शनि से चीजों को कनेक्ट करते हुए चलिए। शनि के साथ जो भी ग्रह पहले 3 घर आगे या पहले 4 घर आगे या पीछे के 4 घर बैठेंगे वो दोस्त, बाकी सारे दुश्मन। ठीक है, ये बात समझ के चलिए। अब इस कुंडली में शनि से 3 घर को देखें, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और 4, यानी शनि से सूर्य और मंगल जो है वो तो दोस्त हो गए, बाकी के सारे ग्रह जो बन गए वो क्या हो गए हैं, कहीं ना कहीं दुश्मन पड़ गए। दूसरी बात कि जो लगन है, इस लगन कुंडली में जो शनि है वो 6ठे घर संघर्ष का स्वामी है और साथ ही साथ 7th हाउस का भी स्वामी है। 7th हाउस पद प्राप्ति होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम राशि से देख लें, जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं वहां से अगर हम देखेंगे कुंडली को, तो हमें दिखाई देता क्या है कि आपका जो ये चंद्रमा है, यानी कि 9 नंबर यहाँ पे लिखा है, गुरु की राशि हो गई। यहाँ पे से देखें तो शनि किसके लिए जिम्मेदार है, धन देने के लिए 2nd हाउस का लॉर्ड है और करेज देने के लिए 3rd हाउस का लॉर्ड है। चंद्रमा से अगर कुंडली को देखें, क्योंकि 7.5 का कंसेप्ट हम लोग चंद्रमा से लगाते हैं, तो देख लीजिए कहीं ना कहीं चंद्रमा की राशि का स्वामी अपने आप को कहाँ लेके जा रहा है, पराक्रम के भाव में, और वहां से अपनी किस्मत को बना रहा है। इसको भी देख के ये कहा जा सकता है कि जिंदगी आपको सामने ऐसे हालातों को खड़ा कर रही है जो कि आपको मजबूर कर दे कि आप अपना खुद का कुछ स्टैंड करो। क्यों? क्योंकि मघा नक्षत्र था, इंसान अपने दम पे अपना नाम लिखेगा, ये कुंडली पहले कह रही थी। और यहाँ पे 7.5 उसकी तरफ एक ग्राउंड बना रही है। ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ तक तो नजर आती हैं, क्योंकि चंद्रमा से देखें तो शनि 2nd और 3rd हाउस, 2nd मतलब धन का और 3rd मतलब पराक्रम का स्वामी है। इसलिए जब उसकी 7.5 चल रही है तो वो आपकी जिंदगी में ये सब कुछ कराना चाहता है। अब हम बात करते हैं, आपके जो सवाल थे उनके ऊपर आते, डेप्थ में चलने की कोशिश करते। चलिए, इससे पहले एक बार स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स का दिखा दूं। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट जो है, आपके पास सूर्य सबसे ज्यादा बली है
इस कारण से आप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करोगे, आपको अपनी अथॉरिटी ही टॉप मोस्ट लगेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो किसी के सामने झुकने वाली प्रवृत्ति नहीं दिखा सकता, वो ग्रहों का राजा है। दूसरा जो बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेनेट यहाँ बन रहा है वो बन रहा है मंगल। तो मंगल जो है वो भी कहीं ना कहीं करेज का है, तो आपके अंदर बहुत ही अच्छा करेज भी मौजूद है। जो स्ट्रेंथ में कम है वो है बुध, जो कि लाभ भाव का स्वामी है और धन भाव का स्वामी है। ये 90 भी पूरा नहीं टच कर पाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तो इस प्लेनेट की हमें जरूरत पड़ेगी। गुरु जो है वो ठीक ठाक है, शुक्र भी ठीक है, शनि भी ठीक है, इसमें हमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब आपके कुछ सवाल जो थे वो थे D64 और उसको लेकर, हम उस पर भी अभी चलते हैं। थोड़ी सी चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चले कि किस्मत की कुंडली के अंदर ये फॉर्मेशन जो थी उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। कहीं ना कहीं ये आपका लगन था जो कि आपके 10th हाउस से बनता था, यानी कि किस्मत आपको कहीं ना कहीं 10th हाउस, आपका स्टेटस, आपका प्रोफेशन देने के लिए आपको जन्म दिया गया। D10 यानी कि दशमांश कुंडली में भी एक बार चलते हैं। दशमांश कुंडली में जाते हैं तो हमें लगन मिलता है, वो मिलता है 6 नंबर से। अब इस कुंडली में देख लीजिए पहले कि 6 नंबर कहाँ आता है, तो 6 नंबर आता है सेकंड हाउस में, यानी कि वो भी धन की तरफ ही जा रहा है। दशमांश अगर इस तरीके से रीड करोगे आप तो आपको दिखाई देगा एक्चुअल दशमांश में कि जो आपका सबकॉन्शियस था, मघा नक्षत्र का स्वामी केतु, वो स्टेटस को बनाने के लिए बैठा हुआ था। अभी भी वो बुध की ही राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा को भी उसने ले लिया है, मंगल का भी उसको साथ हासिल है। यहाँ पे ये फॉर्मेशन जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये फॉर्मेशन इसलिए गड़बड़ है क्योंकि चंद्रमा के साथ केतु का फॉर्मेशन है D10 में, तो मन जो है वो किसी काम में लगे और कुछ समय बाद उसमें से मन उचट जाए। कोई भी काम जो है वो 1.5 साल तक चले और उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट्स आ जाए। यहाँ से ऊपर देखने में ऐसा नजर आता है। अब हम इसको करेंगे, लगन के तुल्य बना देंगे और फिर स्टडीज को समझेंगे। तो ये देखिए आपका जो D10 है वो कुछ इस तरीके का इशारा कर रहा है। राहु और केतु जो है वो वर्गोत्तम है और दशा राहु की चल रही है। केतु कहीं ना कहीं अभी भी लाभ भाव के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे चंद्रमा ने सपोर्ट किया है, यहाँ पे मंगल ने सपोर्ट कर दिया है। चंद्रमा यहाँ पे क्योंकि कनेक्ट हुआ था 12th हाउस के लॉर्ड के तरीके से, इसीलिए थोड़ी सी परेशानियां वो आपको लाभ में कर रहा है, क्योंकि साढ़े साथी भी चल रही है। कहीं ना कहीं ये आपको आगे मूव करेगा ग्रोथ के लिए। इसमें हम देख रहे हैं कि जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ पे गया है, 7th हाउस, हाउस ऑफ बिजनेस, पद प्राप्ति की तरफ गया है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ एक पद प्राप्ति हासिल होगी। कहीं ना कहीं आप देखो तो आपका 5th हाउस का लॉर्ड होके गुरु, वो भी किस्मत में 9th हाउस में जुपिटर एंड मर्क्यूरी गए हुए हैं। तो जुपिटर और मर्क्यूरी के डोमेन्स को भी यूज किया जा सकता है, जो कि आपको प्रोफेशन में एक अच्छा राइज दे सकते हैं। सूर्य जो है, जो कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, वो मित्र की राशि में है, सुख में है, लेकिन यहाँ से मंगल षडाष्टक है, तो थोड़ा सा संघर्ष होगा, फिजिकल लेवल पे थोड़ा सा संघर्ष होगा अपने एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। अब आपका एक सवाल जो था वो था D64 को लेकर, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मैं आपको भाव की भी स्ट्रेंथों को एक बार समझा देता हूँ कि आपके पास देखो 6th और 7th के जो भाव हैं, भाव उतने बलशाली नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पर पूरा डिपेंडेंट किस पे होना पड़ेगा, वो डिपेंडेंट होना पड़ेगा शनि के ऊपर, क्योंकि देखिए दोनों का ही, छठे घर का और 7वें घर का स्वामी जो है वो शनि है। भाव अगर बलवान नहीं है तो ग्रह जो है उसी से हमें अपने सपोर्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा बलवान है वो समझ लीजिए, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बलवान है, आपका सुख 4th हाउस बहुत ज्यादा बलवान है, आपका किस्मत बहुत ज्यादा बलवान है। लॉसेस का स्वामी कम है और गेन का स्वामी ज्यादा बलवान है। हाउस के तौर पे देखें तो ये बलवान है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट हाउस भी स्ट्रांग है और सबसे स्ट्रांगेस्ट प्लैनेट भी सन है, तो आप कहीं ना कहीं अपना नाम खुद से लिखोगे। अब आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आने वाले समय में आप छोटा सा ही सही खुद का एक व्यापार, कोई भी चीज का स्टार्ट करें, जिससे कि आप आगे डेवलप करेंगे। आपका जो प्रश्न था वो था D64 और उसको लेकर, तो मैं पहले आपको D64 दिखाता हूँ, ठीक है। D64 के लिए मैंने ये लिया है D8 और D8 का डिवीजन, ठीक है। अब आप देख लीजिए पहले, आपका जो D64 है वो आपके लगन कुंडली से ही बनता है। साथ ही साथ एक बार आपको इसके लॉर्ड को भी दिखा देता हूं ताकि यकीन हो कि आपका D64 का जो लॉर्ड है वो कौन है। देख लीजिए वो सूर्य है। सूर्य मतलब उसकी तो एक ही राशि आती है, कहीं से भी गिनेंगे वो बनेगा आपका यहाँ से,
ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन की क्या किस्मत होगी ये बताएगा आपको D64। आपके D64 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, राहु केतु जो है वो तो प्रोमिनेंट है अपनी जगह बैठे हुए, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं आ रही, लेकिन जो दशा के ऊपर मास्क है वो है साढ़े साती। साढ़े साती मतलब शनि। शनि यहाँ पे कहाँ से कनेक्ट हो रहा है? शनि यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है आपके सिक्स्थ हाउस से। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है जिंदगी के ऊपर, तो क्या कर रहा है? संघर्ष दे रहा है। यही संघर्ष आपके साथ चल रहा है। 2015 के आसपास जब शनि यहाँ पे एंटर हुआ फोर्थ हाउस में, ठीक है, मंगल की राशि में मंगल को देख रहा था, तो आपको कुछ उसने प्रोफेशन के राइजेस दिए, दैट इज वेरी गुड। लेकिन जब वो शनि कनेक्ट हो गया चंद्रमा के ऊपर और राहु के साथ जुड़ गया, उस पीरियड में जाकर कहीं ना कहीं राहु के साथ चंद्रमा बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा देता है, लेकिन शनि जो है वो एक इनसिक्योरिटी भी देता है। ये पीरियड हमारे को नुकसान कर गया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पीक ऑफ द साढ़े साथी में कई बार डिसीजंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि इंसान उस समय ये नहीं समझ पाता कि सामने जो मैं देख रहा हूँ वो कहाँ तक सही है कि यहाँ तक गलत है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो पीरियड तो निकल चुका। इस समय आपकी साढ़े साथी उतर रही है, उतरती हुई साढ़े साथी है। शनि जो है वो छठे भाव में है, संघर्ष करा रहा है, और आने वाले समय में, जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था, एक लंबी छलांग के लिए तैयार हो जाइएगा। अगर भृगुनिंदु नाड़ी को भी आप समझते हो तो भी आप जानते हो कि जब आपका शनि आपके गुरु के पास जाता है, उस पीरियड में आने वाले जो 2.5 साल है उसके अंदर प्रोफेशन में बहुत ही बेहतरीन राइज आएगा। अगर आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी भी समझते हो तो भी आपको एक बात बताता हूँ कि आप ये मान के चलो, अगर चंद्रमा के ऊपर से शनि का जाना साढ़े सात ही है, तो दूसरे ग्रहों के ऊपर से भी शनि जाता होगा तो उनसे भी तो परेशान करता होगा। और आप ये समझ लो कि शनि इस समय शुक्र के ऊपर से भी तो गोचर कर रहा है। शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहा है तो वैभव विलासिता की जो चीजें हैं उससे छुड़वा रहा है, जो आपने खुद कहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी समझिए, कहीं ना कहीं ये करेज हाउस का स्वामी है शुक्र, जिसके ऊपर से शनि जा रहा है, तो वो करेज भी देगा। दूसरी चीज, शुक्र जो है वो 10th हाउस का स्वामी है, इसीलिए शनि का उसके ऊपर से गोचर कहीं ना कहीं उसको भी तो थोड़ा सा परेशान करेगा। अगर हम ये मानते हैं कि चंद्रमा के ऊपर से किसी ग्रह का गोचर उसको प्रभावित करता है, तो दूसरे ग्रहों के ऊपर से होने वाला गोचर उसके ग्रेविटेशनल फोर्सेस को भी प्रभावित जरूर करते हैं। इस समय वो प्रभावित कर रहे हैं आपके स्टेटस और आपके करेज को, जो कि मान के चलिए अप्रैल के बाद जब ये शनि आगे जाएंगे, या ये साल के अंदर आप मान लीजिए अक्टूबर तक, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर पीछे होंगे वक्री होकर, इतनी सिचुएशंस को हमें ठंडे दिमाग से एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे निकालना होगा, क्योंकि आपके पास सूर्य और मंगल का बल है। इसीलिए आप इस बात को याद रखिए, इस कुंडली में मंगल सबसे बड़ा योग कारक ग्रह है, उसका पूरा बल आपके पास है, इसीलिए आप राइज करेंगे। दूसरी चीज हम थोड़ी सी और देख लें इसके अंदर, वो ये कि हमने D64 के अंदर से ये समझ लिया कि शनि क्योंकि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है इसलिए परेशान कर रहा है, और कोई ऐसा रीजन नहीं है। कोई भी ग्रह जो है वो यहाँ से अभी गोचर नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी ग्रह यहाँ से गोचर नहीं कर रहा, लेकिन शनि और केतु का जॉइंट एस्पेक्ट 12 नंबर की राशियों पे चल रहा है, जहां पे आपका सूर्य बैठा है। सूर्य आपका सबसे स्ट्रांगेस्ट प्लेनेट है, और वो क्योंकि इस समय दो पूर्व जन्म के ग्रहों से कनेक्टेड हो गया है, इसलिए थोड़ी सी आत्मा को भी बेचैन कर रहा है। कहीं ना कहीं ये एक्शन आपके ये 12th हाउस में भी हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं वो प्लेस छोड़ने के लिए भी ग्राउंड बना रहा है, क्योंकि आप वहां देख रहे हो, जो आप ज्वाइन कर रहे हो बॉसेस के साथ टकराओ कुछ ना कुछ करके, वो आपको प्लेस चेंज के लिए भी एक नया रास्ता दे रहा है। गुरु का गोचर जो है वो, और शनि की दृष्टि यहाँ पे अगर देखेंगे गोचर में 7 नंबर में, तो वो आपको एक अच्छा पराक्रम भी दे रही है, तो सारी चीजें आपके फेवर में है। अब आपको अपनी नई रिसर्च वाली चीज से भी अवगत करा देते हैं। देखिए, अगर हम इस चार्ट को ये देखने की कोशिश करें कि किस्मत हमारे लिए क्या लेकर आई है, यानी किस्मत की भी तो किस्मत होती होगी। अगर किस्मत की किस्मत को देखने की कोशिश करें और फिर कर्म की किस्मत, दोनों को देखने की कोशिश करेंगे, तो पहले चलते हैं किस्मत की किस्मत क्या दिखाती है। तो जब हम किस्मत से किस्मत वाली कुंडली बनाते हैं, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो लगन मिल रही है वो 4 नंबर है, जो कि बाहर हटने वाली है, 12th हाउस है, यानी कि किस्मत की किस्मत कहीं ना कहीं आपको फोर्स कर रही है बाहर हटने के लिए। अगर इसको मैं लगन के तुल्य कर दूं और फिर चीजों को कनेक्ट करूं, तो फिर देखिए
यहाँ पे हम देखेंगे तो सूर्य फिर क्या हो गया, वर्गोत्तम। यहाँ पे हम देखेंगे तो बुध क्या हो गया, वर्गोत्तम। राहु जो है वो कहाँ पे कनेक्ट है, आपके 10th हाउस के साथ कनेक्ट है। चंद्रमा क्या हो गया, वर्गोत्तम। शुक्र क्या हो गया, वर्गोत्तम। शनि क्या है, उच्च का हो रहा है। इस फॉर्मेशन को अगर आप ठंडे दिमाग से समझोगे तो आप देखोगे कि आपकी किस्मत क्या कह रही थी। आपकी किस्मत कह रही थी कि जहां पर भी ये सूर्य बैठे हुए हैं, है ना, वो वहीं कहीं पे आपको एक राइज देंगे, क्योंकि वो वर्गोत्तम है किस्मत के हिसाब से। राहु जो है वो स्टेटस देना चाहता है, और राहु की ही हमारे ऊपर दशा चल रही है, तो वो अपना स्टेटस देने का काम भी कर रहा है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि केतु का फॉर्मेशन यहाँ पे कहाँ था, 4th हाउस में। अभी गोचर में केतु कहाँ है, 4th हाउस में। तो माँ से दूरी होना, घर से दूरी होना, खुद में खालीपन होना मन के अंदर, क्योंकि ये मन का भाव है, तो ये चीजें आपके ऊपर हो रही हैं, ये नेचुरल चीज हो रही है। कहीं ना कहीं किस्मत से किस्मत को देखिए तो शनि और मंगल पराक्रम में बैठे हैं। शनि उच्च का है, आपका खुद 7th हाउस का लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड उच्च का है, और राशि परिवर्तन भी है। तो कहीं ना कहीं वो जिंदगी आपको उस तरफ ले जाने के लिए एक रास्ता बना रही है। किस्मत की किस्मत जो है वो खुद कहीं ना कहीं एक रास्ता बना के दे रही है। एक बार आपके कर्म की किस्मत को भी दिखा देता हूँ और कर्म के कर्म को भी दिखा देता हूँ, इससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये हम नवमांश से अगर चलें, दशमांश में आते हैं। दशमांश में D10 की किस्मत, कर्म की किस्मत होगी। तो इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये बन रही है। ये कहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअल लगन आ रहा है आपका 6 नंबर से बनता है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए राहु कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में बैठा था, तो कर्म की किस्मत के लिए राहु की दशा आपको हेल्प कर रही है, फोर्स कर रही है कि उसको चेंज होना है। ज़्यादातर ग्रह जो हैं वो फॉर्म कहाँ से हो रहे हैं, वो फॉर्म हो रहे हैं 3rd हाउस से। सूर्य जो है देख लीजिए अभी भी 12 नंबर की राशि में और मंगल के साथ फॉर्म है। अगर मैं इसको फिर से लगन तुल्य कर दूं तो फिर आप सिचुएशन को समझ लीजिए कि ये देखिए अभी भी सूर्य मंगल वहीं पे एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बुध राहु अभी भी वही फॉर्मेशन ले रहे हैं, और शुक्र और चंद्रमा यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो कर्म की किस्मत जो है वो आपको राइज देने की कोशिश कर रही है। आप राहु में चंद्रमा की अंतरदशा में चल रहे हो और चंद्रमा यहाँ पे लाभ भाव से कनेक्ट हो रहा है, तो वो आपको लाभ देने की पूरी कोशिश कर रहा है। कर्म से कर्म, इसको भी देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, मैं थोड़ी देर उसको रोक रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप अपना जब एक रिसर्च करोगे तो आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। ये D10 की किस्मत को दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं आपके लिए कि आपका कर्म का कर्म क्या बोलना चाहता है, कि वो फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पर हमें जाना चाहिए। अब उस आखिरी सवाल का जवाब भी आपको देते हैं। ये जो चीज बन रही है, इस कुंडली को देखें तो ये कहाँ से बन रही है, पहले ये समझ लें। ये बन रही है 11 नंबर से। 11 नंबर मतलब 7th हाउस। 7th हाउस कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, या तो व्यापार या तो पद प्राप्ति की बात होगी। मंगल का फॉर्मेशन अपनी राशि में शुक्र के साथ फॉर्मेशन है। राहु कहीं ना कहीं कर्म के उसमें देख लीजिए तो 12 से कनेक्टेड है, परेशान कर ही रही है। राहु की दशा में ही आप सबसे ज्यादा परेशान हो, कर्म को लेके ही परेशान हो, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लाभ भाव में बैठा हुआ गुरु लाभ के लिए तैयार है। उच्च का बैठा हुआ सूर्य पराक्रम देने के लिए तैयार है। बस चंद्रमा जो है वो गुरु की राशि में बैठा है, थोड़ा सा इमोशनल बना रहा है, वो फैक्टर अपने को डिस्टर्ब कर रहा है। अब अगर यहाँ से आ जाए, इसको लगन तुल्य कर दें चीजों को समझने के लिए, तो अब आप देख लो किस्मत के अंदर सूर्य उच्च का है, चंद्रमा ही है जो कि सिर्फ रोक रहा है। लेकिन चंद्रमा देख लीजिए 12th हाउस का लॉर्ड होके 8th में गया है, विपरीत राजयोग की परिस्थिति है। गुरु जो है वो आपका अच्छा खासा पंचम के पंचम में बैठा है, मंगल अपनी ही राशि का बैठा है, शुक्र दिशा बली होके बैठा हुआ है। तो अब जो मैंने आपसे कहा था कि अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ मंगल, शुक्र है खाने पीने की चीजें, या तो उस तरफ या फिर मंगल और शुक्र के डोमेन के किसी काम में धीरे धीरे करके अपने आप को राइज करिए। आप बहुत अच्छा राइज करोगे। रीजन इज कि ये जो शनि है 7th लॉर्ड कह लूं या 6th लॉर्ड कह लूं, ये सूर्य की राशि से कनेक्ट हुआ है। सूर्य यहाँ पे उच्च का हुआ है, और फिर से वहीं जहां से हमने बात शुरू की थी कि आपका जो लग्नेश है, वो लग्नेश कौन है, वो लग्नेश है आपके लिए केतु, और नक्षत्र है मघा। सबसे ऊंची पदवी, आपका जन्म सबसे ऊंची पदवी पाने के लिए हुआ है। या तो वो आप किसी जॉब के अंदर पाओ, या मंगल को देख के मुझे लगता है आप जिस भी काम में आगे बढ़ोगे, अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के दूर हटके वहां पे आप खुद का एक बहुत बड़ा नाम कर लोगे। और ये पूरी दशा और दिशा इसी तरफ है। मुझे उम्मीद है कि 64th वाला जो चार्ट है उसमें भी आप समझ गए। 7.5 ही है,
शनि छठे और सातवें घर का मालिक है। साढ़े साती हमेशा किसी भी दशा के ऊपर मास्क होती है, इसलिए आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इससे ज़्यादा और कोई इसका कोई कारण नहीं है। थोड़ा सा समय लीजिए, संघर्ष का पीरियड है, ठीक है। अभी ये पीरियड मान के चलिए, यहाँ से जब शनि हट जाएगा तो आने वाले 2.5 साल जो हैं वो आपको बिजनेस में स्ट्रगल दे सकता है, ठीक है। वहाँ पे लेकिन वो सपोर्ट भी करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आने वाले 2.5 साल को बिल्कुल अच्छे से प्लान कीजिए और एक बेहतरीन सक्सेस के लिए तैयार हो जाइए। हैप्पी न्यू ईयर टू यू।